नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दीर्घास। मैं अमित रघुवंशी आपका इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज आपको हम बताना चाहेंगे कि आज की इस वीडियो में हम जितने भी हमारे पास चैप्टर हैं, मतलब 20 चैप्टर हैं, उनमें से जो भी चैप्टर जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि ओटी आने वाली हैं उनको कवर करेंगे। और इसमें हिंदी मीडियम, जिसमें बहुत ज्यादा चिंता रहती है ना बच्चों को, हिंदी मीडियम में होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम, बोथ लैंग्वेजेस में ये वीडियो होने वाली है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रही। देखो बेटा, पहले से केमिस्ट्री की वीडियो आपके पास है, फिजिक्स की वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, बायो की वीडियो आप लोगों के पास है। बाकी क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट, इसके अलावा मैथ्स, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव, ये करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन आप लोगों ने इन वीडियो को अभी देखा नहीं है, तो फिर कहां से कुछ होगा। आप लोगों ने सोचा 4 दिन की छुट्टी है, हम आराम से पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं तो मेरा पढ़ाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, आप लोग जाके पहले उन वीडियोस को देखो तो सही। ठीक है, उसी के बाद तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल चैप्टर, जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे फिजिक्स के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि ओटी, है ना। इसके अलावा केमिस्ट्री की, इसके अलावा बायोलॉजी की, इसके अलावा सबसे इंपोर्टेंट है मैथ्स। अब मेरी बात समझना, ये मैथ्स इंपोर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया इसमें जो फील्ड मैट्रिक्स है यानी कि जो फील्ड सर्वे है वो वाला चैप्टर, टेक्नोमेट्री का चैप्टर और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स थर्ड, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का और ये 3 नंबर का, ये 7 नंबर का पोर्शन अकेले ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। ये 2 चैप्टर अकेले ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसके अलावा जो है बाकी के जो है ऑब्जेक्टिव ही आने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए हो जाता है वेरी 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 इंपोर्टेंट। इसलिए आप लोग इस वीडियो में पूरे बने रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ जो 28 में से 25 मार्क्स प्लस लेके आना चाहते हैं। मैं 28 का दावा क्यों नहीं कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं उन टीचर्स की तरह नहीं हूँ जो अपने व्यूज के लिए आपके साथ काम करे। मेरा वीडियो ना आने का कारण भी यही था, क्योंकि मेरे पास वीडियो पहले से बना रखे हैं। अब मैं लोहाने लोहाने जो है फालतू फालतू की चीजें बता के आपका टाइम वेस्ट करूँ, वो नहीं होगा। एनिमल में भी मैंने यही किया था, एनिमल में भी हमने यही किया था कि आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे एक ही वीडियो के अंदर। उसके बाद मैं वीडियो नहीं लेके आया, ओनली पेपर सॉल्यूशन लेके आया। देखो, फालतू के लिए मैं बहुत सारी वीडियो बना सकता हूँ और बनाते भी हैं टीचर्स, ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि टाइम जो है रिवीजन से बनता है और जो नंबर है वो रिवीजन से ही आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो भी अगर आप देखो तो साथ में बुक लेके देखो, नोट्स बैठ के लेके देखो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो पेपर में, आपके पास नहीं है तो पेपर में नोट करके चलो। ठीक है, जितना ज्यादा आप पेन चलाएंगे उतना ज्यादा फायदा आपको अंदर होने वाला है। ठीक है, चलिए पहले चैप्टर की ऊपर बात कर लेते हैं विदाउट एनी टेंशन। साथ बने रहोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत शानदार आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। एक सेकंड दीजिएगा, मैं बुक ले लेता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के पास है, आसमान किस वजह से नीला दिखाई देता है ना। ड्यू टू विच रीजन द स्काई अपेयर ब्लू। तो इसका कारण है, इसका कारण क्या है, स्कैटरिंग। क्या कारण है, स्कैटरिंग। साथ साथ आंसर आपको कमेंट करनी है, स्कैटरिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द क्यूज ऑफ फार साइडनेस, यानी कि दूर की नजर कमजोर होने का कारण क्या है। तो आंखों के लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, आंख के लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाना, ये वाला है सी, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आइस लेंस। आगे देखते हैं द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट इज। देखो भैया, 2 थ्योरी है लाइट की, एक है पार्टिकल थ्योरी, इसके अलावा एक है क्वांटम थ्योरी। कौन सी है, क्वांटम थ्योरी। ये दोनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जो पार्टिकल थ्योरी है, पार्टिकल थ्योरी ये किसने दी, ऐसा आपसे पूछा है। तो पार्टिकल थ्योरी जो है वो न्यूटन साहब ने दी थी। किसने दी थी, सर आइजैक न्यूटन ने दी थी, इसको याद रखना है। उसके अलावा द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है 1+d/f। इस वाले को वेरी मोस्ट याद करिए, अभी आपको 5-6 जगह आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा द डार्क ऑब्जेक्ट। देखो भैया, ये क्वेश्चन समझने वाली बात है कि डार्क ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वो वस्तुएं हैं जिनमें से लाइट अपने आप नहीं निकलती है, जो अपनी खुद की लाइट से नहीं चमकते हैं बल्कि किसी और की लाइट के रिफ्लेक्शन से चमकते हैं, उनको हम बोलते हैं डार्क ऑब्जेक्ट। जैसे मून है, तो मून क्या होता है, ये सन की लाइट से चमकता है, डार्क ऑब्जेक्ट है। गुड है, लकड़ी ये भी सन की लाइट से या फिर हम टॉर्च की लाइट से चमकाते हैं, चमकता है।
टेबल भी डार्क ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा? ये सभी जो आंसर हैं ये सही हो जाएंगे। चंद्रमा भी डार्क ऑब्जेक्ट है, लकड़ी भी डार्क ऑब्जेक्ट है, और मेज भी डार्क ऑब्जेक्ट मतलब की काली वस्तु है। इसके अलावा देखो, द रेंज ऑफ विजन नियर पॉइंट ऑफ हेल्दी आईज। मेरी बात ध्यान सुनना, हमारी आंख जो होती है वो इन्फिनिटी देख सकती है दूर का, लेकिन पास का नहीं देख सकती इन्फिनिटी। वो देखती है 25 सेंटीमीटर। कितना देखती है? अगर आप ऐसे करते करते जाएंगे, जब 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बचेगी तब आपको देखना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन अगर आप देखना चाहें तो ऐसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा? बंद। लेकिन इन्फिनिटी देख सकते हो सामने की तरफ, और ये बात कर रहे हैं हम किसकी? हेल्दी आईज की। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर तक देखती है। एक स्वस्थ आंख की दृष्टि न्यूनतम बिंदु कितना है? तो न्यूनतम बिंदु है इसका 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर वो पूछ लेता हमसे कि इसकी जो दूर का बिंदु कितना है, तो दूर का बिंदु है 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक जो है दूर का बिंदु बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ फॉर्म ऑन द रेटिना इज। तो बताइए जरा कि जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज आंख की रेटिना पर कैसा बनता है? तो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, आगे चलिए। प्रकाश का रंग पहचाना जाता है। द कलर ऑफ लाइट इज आइडेंटिफाइड बाय। जो कलर होता है वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई करा जाता है? तो करा जाता है वेवलेंथ के थ्रू। वेवलेंथ किसके थ्रू? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य के थ्रू करा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये वाला कर सकते हैं कि जब प्रिज्म से हम कलर निकालते हैं, लाइट गुजारते हैं, तो उसका जो सीक्वेंस बनता है वो कैसा बनता है? बाइगोर बनता है। BIGVIZ यानी कि ना वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, ये बनता है। ठीक है, चाहो तो रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी जरूरी नहीं है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे फिलिंदा ब्लैंक्स। किसकी बात करेंगे? फिलिंदा ब्लैंक्स में भी देखो आप चाहोगे तो देखो पूरे कर सकते हो, बाकी इंपोर्टेंट सारे के सारे नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि पहला वाला है तो मैग्नीफिकेशन पावर की बात हुई थी अभी, थोड़ी ऊपर ही हुई थी, पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसका होता है 1 + D/F। ठीक है, ये थोड़ी देर पहले बात हुई है। इसके अलावा द स्पीड ऑफ लाइट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दिया मीटर पर सेकेंड, इसमें टिक कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट है। When the earth the revolving come in the straight line between the sun and the moon, अर्थ घूमते घूमते सन और मून के बीच में आ जाए तो वहां पे कौन होगा? तो वहां पे होगा लूनार इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स, कौन सा इक्लिप्स? लूनार इक्लिप्स। इसके अलावा द मून वाइल रिवॉल्विंग, अगर ऐसा हो जाए और बीच में कौन आ जाए? बिटवीन द, है ना, अर्थ और सन के बिटवीन में कौन आ जाए? मून आ जाए, तो वहां पे बनता है सोलर इक्लिप्स। कौन सा इक्लिप्स? सोलर इक्लिप्स। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ाएंगे, सबर रखना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे, लेंस आर थिक इन द मिडिल एंड द थिन इन द एंडेज। तो ये वाली साइज जो होती है ये आप लोगों को पता ही है, ये कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये वाला देखो कॉन्वेक्स, ये आपको याद करनी है। इसके अलावा देखो यहाँ पे जरा, पहला वाला जो है सरल सूक्ष्म की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 + D/F होता है। इसके अलावा प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। जब पृथ्वी परिक्रमा करे तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, और इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख द्वारा दूरी पर बनता है, छोड़ने कोई मतलब नहीं है। ये वाला देखिए, लेंस जो मिड में कैसे हो? मोटे, किनारों पर कैसे हो? पतले, तो ये होते हैं उत्तल लेंस। कैसे होते हैं? उत्तल। इसका अपोजिट हो जाए, बीच में पतले और किनारों पर मोटे, तो हो जाता है उत्तल, अवतल लेंस। सॉरी, कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है अवतल। ठीक है, अवतल लेंस हो जाता है। ये वाला कौन सा है? ये वाला उत्तल है। ठीक है, ये दोनों लेंस याद रखने हैं। इसके अलावा आप इसमें ये ट्रू जो है ना, ट्रू फॉल्स, ये छोड़ दीजिए। मेरी बात ध्यान सुनो, अब आप लोगों को ये दिख रही है ना, ये ऊपर वाले से ही बनी हुई है। तो अगर आप ऊपर वाले अच्छे से करोगे और इनको एक बार पढ़ के जाओगे, देखो ये, और इनके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले इनके आंसर पढ़ लेना। ठीक है, इसमें ये वाली जोड़ियां मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके रखी है, ये वाली, इनको हम पढ़ के जाएंगे। ये वाली मायोपिया की बात करें तो मायोपिया क्या होता है? मायोपिया होता है भैया आप लोगों का बी, ये कॉन्वेक्स लेंस। मायोपिया में किसका ट्रीटमेंट होता है? कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है,
फार साइडनेस जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, इसमें किसका यूज करा जाता है, इसमें करा जाता है भैया इसका कॉन्वेक्स लेंस का, किसका करा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का। प्रेस बायोपिया, कौन सा बायोपिया, प्रेस बायोपिया, तो इसमें करा जाता है ई का, कौन सा करा जाता है, ई का, इसे बोलते हैं बायोफोकल लेंस, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ वाला एस्टिग्मेटेशंस जो होता है ना, जिसको अपन बोलते हैं दृष्टि वैषम्य जो होता है, एक बीमारी है ये भी, और इसके लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। इसमें क्या होता है, ना दूर का दिख रहा है ना पास का दिख रहा है, उसमें सिलेंड्रिकल लेंस का ही यूज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है लूनार एक्लिप्स, तो आपको पता ही है लूनार एक्लिप्स क्या होगा, लूनार एक्लिप्स जाएगा लास्ट में, फुल मून डू कब होता है, लूनार एक्लिप्स होता है भैया फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा के दिन, कब होता है, ये होता है पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना, ये पूर्णिमा वाले दिन, ठीक है, ये आप मिला दो ऐसा, ठीक है। तो इनको मिला लो, निकट दृष्टि दोष आपको पता ही है भैया बी वाला है, अवतल दूरदृष्टि लेंस, उत्तल लेंस, प्रेस बायोपिया है ना, तो बायोफोकल्स होता है, प्रेस बायोपिया कौन होता है, बायोफोकल्स में होता है ये वाला, जैसे हमें दृष्टि वैषम्य में बेलनाकार और चंद्र ग्रहण में पूर्णिमा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो बर्न बर्ड, अब बर्न बर्ड में भी कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन है। जैसे उन्होंने पूछा है कि विच इक्लिप्स ऑक्योर व्हेन द अर्थ कम इनटू बिटवीन द सन एंड मून, सन और मून के बीच में कौन आएगी, अर्थ, तो लूनार इक्लिप्स होगा, कौन सा इक्लिप्स होगा, लूनार इक्लिप्स होगा। देखो जरा यही वाला याद रखना है कि भाई कौन सा ग्रहण है जब पृथ्वी सूर्य ग्रहण और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, कौन सा ग्रहण पड़ता है, तो पता है भैया चंद्र ग्रहण, कौन सा ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये आप लोगों ने अगर अच्छे से देख लिए जो मैंने करवाए हैं वो, तो ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा यहाँ का, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें जाके देख लेना, उसमें ऑब्जेक्टिव सारे सॉल्व करवाए, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कराए गए, इसमें ओनली मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वही सॉल्व कराए जा रहे हैं, ठीक है। अगले हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, अगला चैप्टर है हमारे पास, उसका नाम है, देखिए जरा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है क्या, कभी कभार क्या ना गड़बड़ हो जाता है, तो वो तो नहीं हो रहा है, चलिए, क्योंकि ओबीएस में रिकॉर्ड होता है ना चीजें, तो क्या हो जाती हैं पता नहीं चल पाता है कि सही चल रही है कि नहीं चल रही है, हम रिकॉर्ड करते रहते हैं, बाद में वीडियो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो एक बार आप मेरे को 1 मिनट का समय देना, मैं 1 मिनट बुक डालू, जब तक आप पहला क्वेश्चन लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के पास है, नेचुरल मैग्नेट इज, इनमें से कौन सा नेचुरल मैग्नेट है, प्राकृतिक चुंबक कौन सा है, तो मैग्नेटाइट, कौन सा है, मैग्नेटाइट। अगला देखिए मैग्नेटिक फोर्स लाइन, मैग्नेटिक फोर्स लाइन यानी कि चुंबकीय बल रेखा जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो क्या कर रही होती हैं, बताइए जरा। आपको ऑप्शन दिए हैं, हमेशा एक दूसरे को काटती हैं, अगला ऑप्शन है बंद वक्र बनाती हैं, तिरछी गति करती हैं, निर्वात से में नहीं गुजरती हैं। जल्दी से इसका आंसर देना, आंसर हो जाएगा इसका, तो आप लोगों को पता है ये बंद वक्र बनाती है ना, क्या करती हैं, क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती हैं, क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती हैं, ठीक है। अगला देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। इस चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, चुंबक की प्रभावी लंबाई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, दी मैग्नेटिक सब्सटेंस इज, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी बताने वाला हूं ना आपको, ये वाले, इसका आंसर आएगा डी, एच और जेड एन, प्रतिचुंबकीय होते हैं एच जी और जेड एन। इसके अलावा था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि लोह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं डी वाले, एन आई, कौन से होते हैं, एन आई, ठीक है, एन आई होता है। इसके अलावा एक होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय कौन सा होगा, तो एन ए होगा, एक बार चेक भी कर सकते हैं, हाँ एन ए ही होगा, ठीक है। इसके अलावा आगे जाइए, मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म एंड डीमैग्नेटिज्म ऑफ अ सॉफ्ट आयरन एज अ कंपेयर टू स्टील, तो ये वेरी सिंपल और वेरी डिफिकल्ट में बात होती है, तो ये वेरी डिफिकल्ट नहीं होंगे, वेरी सिंपल होंगे। कैसे होते हैं, वेरी सिंपल, ये वाला काट दो, गलती से लग गया, ठीक है ना, वेरी सिंपल, 7th वाले का चेक करेंगे तो सी मिलेगा, वेरी सिंपल, बहुत सरल होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही है, द अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये छोड़ दो है ना, चुंबकीय आघूर्ण की आगे क्या होती है ये भी छोड़ दो, ये वाला देखो, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है ना, तो 2ml लगा दो इसमें, 2ml टाइप का लिखा रहता है वही होता है। इसके अलावा टेंजेंट रूल छोड़ दो, एम के सिस्टम देखो, एम के सिस्टम में जो होता है
फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट कितना होता है। तो एमकेएस सिस्टम में फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, वो होता है वेबर पर मीटर। कितना होता है, वेबर पर मीटर होता है। ठीक है, इसके अलावा आइए, ठीक है छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, इनको एक बार अच्छी तरीके से देख के जाना है। आगे हम बात करते हैं ये वाला, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले ही। द यूनिट ऑफ फोर्स इज सीजीएस सिस्टम इज, तो डाइन होता है, क्या होता है, डाइन होता है। अच्छा, आपसे पूछेगा फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड, है ना, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। हिंदी में भी पढ़ाएंगे, सबर रखना, है ना। मैग्नेट ऑफ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन जीएस सिस्टम का पता है, ऑस्टेन या गॉस के नाम से जानी जाती है, गॉस, GAUSS, गॉस। इसके अलावा द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर इज ऑस्टेन, जो भी होता है ना, इसको देख लेना जरा, ठीक है, देख लेना एक बार। चुंबकीय क्षेत्र वर्गीकरण प्रणाली में बल की इकाई क्या है, तो बल की इकाई जो है वो आप लोगों को पता ही है, क्या है, डाइन है, डाइन। और किसमें, सीजीएस छोड़, ये सीजीएस में, सीजीएस कौन सी में, सीजीएस में। और ऐसा सिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम है न्यूटन है, ऐसा सिस्टम में क्या है, न्यूटन, याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखना, जो है किसी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, यानी प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई कहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो न्यूटन एम्पियर मीटर का मान है, एम 1 मीटर एम्पियर का मान क्या है, तो ये भी छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, इसके अलावा छोड़ दो। इसके अलावा आप लोग ना तो कुछ भी करेंगे, ट्रू फॉल्स भी देखेंगे तो आपको आसान मिलेंगे। जैसे देखो ये वाला आया था, किसी चुंबक का चुंबकत्व क्यूरी तापमान पर अधिकतम होता है, तो ये बात सही है या गलत है, एक बार आंसर देंगे तो ये बात गलत है। कैसी है, गलत है, क्यूरी तापमान पर अधिकतम नहीं होता है, ये आप लोगों को पहले पढ़ा मिलेगा। जैसे एक ही क्वेश्चन आएगा, है ना, नरम लोहे से बना चुंबक अस्थायी होता है, बात सही है, नरम लोहे से बना हुआ चुंबक कैसा होता है, स्थायी होता है। अ मैग्नेट मेड ऑफ अ सॉफ्ट आयरन इज टेम्परेरी, तो ये बात बिल्कुल कैसी है, सही है। तो एक बार जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आगे आ जाओ, तो आपको ऑब्जेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव छोड़ दो, इसमें फॉर्मूले वगैरह है, तो आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं लगाएं, आराम से देखते जाएं बस, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताए गए हैं वो जाके वीडियो से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर है हमारे पास, हमको कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, और वो पढ़ना है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैप्टर का नाम है हीट, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल हैव द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, नीचे दी गई पदार्थ में से किस की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, तो ये किसकी होती है भैया, पानी की होती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है, और पूछेगा कितनी होती है, तो याद रखना 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। कौन सा फॉर्मूला सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बीच संबंध दिखाता है, कौन सा फॉर्मूला जो है, तो आपको याद रखना ये वाला, C/5 बराबर F-32/9, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या दिखाता है, ये C वाला जो है ना, ये वाला, ये C/5 बराबर F-32/9। मतलब अगर कोई चीज फ़ारेनहाइट में है तो सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं, और सेंटीग्रेड में है तो फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, इस फार्मूले के थ्रू। अच्छा, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कितनी होती है, 1 होती है। पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 1 होती है। इसके अलावा विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन, तो इसमें सेंटीग्रेड है, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो लिखा 98.8, है ना, फ़ारेनहाइट, किसमें, फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में इतना। बेटा एक क्वेश्चन के साथ मैं कई क्वेश्चन रिपीट रहा हूं, ध्यान रखना, उनको भी सुनते जाना और ये बातों का ध्यान रखना है। सूर्य से ऊष्मा संचरण की विधि क्या है, तो विकिरण है। क्या है, विकिरण यानी कि रेडिएशन। अगर आप देखो मेरी बात सुनो, आपको पता है हीट 3 तरीके से ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। लेकिन सन से जो अर्थ तक एनर्जी आती है वो आती है बाय रेडिएशन। किसके थ्रू आती है, रेडिएशन के थ्रू आती है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, बाकी को तो उसमें याद रखिए जरा। बताइए लेटेंट हीट ऑफ स्ट्रीम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होता है 536 कैलोरी, 536 कैलोरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा,
इसके बाद देखोगे आप तो देखो ये मिल गया आपको द बॉडी टेम्परेचर है हेल्दी पर्सन, तो ये 98। सो तो उसका फ़ारेनहाइट में अगर पूछेगा तो इतना आएगा। इसके अलावा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है स्पेसिफिक हीट, ये होती है आप लोगों की अगर देखोगे जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बस अगर आप देख लोगे इसी में काम चल जाएगा। देखना अब ये वाला ना, लेटेंट हीट ऑफ स्ट्रीम 536, ठीक है। इसके अलावा लेटेंट हीट ऑफ आइस 80, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जीरो टेम्परेचर प्रोसेस इज, ये छोड़ो। इसके अलावा ये देखो इन्हें जो चेंज करना है, जैसे द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर प्रोसेस द फ़ारेनहाइट। अब 0 डिग्री सेल्सियस है सी अपॉन 5 बराबर एफ माइनस 32, 32 अपॉन में 9। सेल्सियस दिया है 0, नीचे दिया है 5, बराबर में दिया है एफ, एफ माइनस 32। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस तरफ जाएंगे, 0 का जो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो 5 एफ और 5 दूनी 10, ना इस तरह जाके प्लस का हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 की 0 और 5 दिया 15 और 1 16, है ना। 5 दूनी 10, 1 5 से 15 1 16, 5 का, है ना। और वापस से 5 से काट ही दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो बराबर से वही का वही बचेगा। आपको कितना बचेगा, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 32 डिग्री सेल्सियस आया। कितना आएगा आंसर, 32। आंसर चेक करो, 32 आ रहा होगा, देखो 32 आ रहा है। आगे आ जाइए, है ना। आगे देखिए जरा, ये 4.2 जूल अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस कैलोरी में कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने 0 किया था, इन्होंने वापस से 4.2 पूछ लिया, उसको भी करना है, ठीक है। करते जाइए, ये आप लोग देखो ये वाला कर दो, है ना। और ये कहाँ गया, एक ये 0 वाला, 0 वाला कहाँ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका आपको पता ही है 536 कैलोरी है, इसका आपको पता है 80 कैलोरी है, ठीक है। बस ये याद करने, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। ये इसमें देखेंगे ट्रू फॉल्स में, तो भैया वही की वही बात है कि ट्रू फॉल्स अगर आपको ऊपर वाले याद है तो ट्रू फॉल्स सारे के सारे नीचे याद है। जैसे इन्होंने बोला है कैलोरी मीटर इज मेड ऑफ कॉपर, तो बिल्कुल सही बात है ना। लगा दो कॉपर के बने होते हैं, फिर दिया देखो जरा, यहाँ दिया कैलोरी मीटर तांबे के बना होता है, बिल्कुल बना होता है भैया। सेंटीग्रेड पैमाने में पानी का हिमांक कितना होता है, 100 होता है। हिमांक का मतलब क्या है, हिमांक का जमाव। तो क्या पानी 100 डिग्री से जमता है कि उबलता है, जमता है क्या, नहीं जमता, तो गलत है। बस ये कॉमन सेंस के कॉमन है, ठीक है। बस ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद स्पेसिफिक हीट, ये एक बार देख लो, जोड़ियां इंपोर्टेंट है। जैसे पहला ही वाला देखोगे आप तो कैलोरी मीटर यानी कि डी, तो ये बनाए जाते हैं कॉपर के, तो ये यहाँ पे आगे मिलेगा। ऐसा यूनिट ऑफ हीट, ऐसा यूनिट ऑफ हीट तो आपको पता है क्या होती है, जूल, है ना। ऐसा सॉरी ये वाला मिलेगा, ये वाला, ये वाला मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो थर्ड वाला विशिष्ट ऊष्मा, थर्ड वाला मिलेगा आपका ई से। अब इंग्लिश हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाप की गति ऊष्मा क्या होती है, चौथा वाला मिलेगा सी से, है ना। 536 किलो कैलोरी होती है। ये देखो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम में बता दिया, 3 बार क्वेश्चन आया ये। जल संतुलन, जल संतुलन जो है वो क्या होता है, जल संतुलन देखोगे तो आप वो है बी। 5 वाले का क्या है, बी एम एस, एम एस से करा था, एम एस, ठीक है। बस अब इसके बाद देखो जरा, ये वाले देखो क्वेश्चन, ये वाले भी आप देख सकते हो, है ना, आराम से। जैसे पहले वाले का हो जाएगा डी, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री जो है ना वो फ़ारेनहाइट होता है। ये अगर देखोगे आप तो डी है इसका, सॉरी सेंटीग्रेड में ऊपर डिग्री लगी हुई है, सेंटीग्रेड में ये इस वाले का है, तो ये है सेंटीग्रेड। इसके बाद 212, 212 आपको देखने को मिलेगा ई में, 212 जो है फ़ारेनहाइट पे, है ना। 80 जो है आपको देखने को मिलेगा, 80 डिग्री जो है वो आप लोग अपन देख चुके हैं, वो है रियोन में, ठीक है। ऊष्मा का मापन जो है कैलोरी मीटर से करते हैं, ठीक है। शीतलन का नियम जो है कैलोरीमीटर है ना, जो सेंटीग्रेड स्केल वगैरह होती है, जो चौथे वाले का जो है वो हो गया। 5वें वाले का जो है वो है सी, न्यूटन ने दिया था, है ना। कूलिंग नियम, कूलिंग लॉ जो है ना, कूलिंग लॉ देखो, ये लॉ ऑफ कूलिंग, ये न्यूटन साहब ने दिया था, ठीक है। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको ये नहीं करने, पर मैं बताऊंगा कहाँ से करेंगे इनको। अभी आप लोगों को ये नहीं करने, क्वेश्चन आंसर आप लोग जो लास्ट वीडियो है उससे जाके चेक कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे इस वाले चैप्टर की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 4 है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है भैया
इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी बात यह है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं करनी है। देखो मजा आया। इसके अलावा 5 भी हमको शायद नहीं करना है ना, 5 चैप्टर भी हमको नहीं करना है। आ जाइए जल्दी जल्दी 5 पे चलते हैं, 5 पे चलते हैं। 5 पे मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए, वही याद कर लो, उस वीडियो में करवाए मैंने, याद आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां चैप्टर भाई साहब के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला, उससे एक सीधा सीधा। चलिए बात करते हैं 5वें चैप्टर की। इसका नाम है एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, यानी कि कृषि मौसम विज्ञान। क्या है? कृषि मौसम विज्ञान। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑब्जेक्टिव मैं आपको याद नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि इसमें कभी आते ही नहीं है, ठीक है। आते ही नहीं है वो तो छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। 4 नंबर का चैप्टर है और 4 नंबर का जो है एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन कैसे आएगा? जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 2-2 नंबर के, या फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको कुछ भी याद इसमें नहीं करना है। तो ये भाई साहब आप लोगों को फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो हमारा होने वाला है केमिस्ट्री का। किसका होने वाला है? केमिस्ट्री का होने वाला है। एक सेकेंड रुकना, मैं लैपटॉप का थोड़ा चार्जर निकाल दूं। ठीक है, क्योंकि जो है ना लैपटॉप हीट होने की वजह से क्या होने लगता है, चलिए भाई साहब 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6 की तरफ, 6 चैप्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो भाई साहब फिजिक्स के आपको पूरे के पूरे लगा लेने हैं। और अब हम चलते हैं केमिस्ट्री में प्रवेश करते हैं। और केमिस्ट्री में हमारा पहला ही क्वेश्चन आता है पहले चैप्टर से, है ना। जिस चैप्टर से आएंगे मैं उसी से करवा रहा हूँ भाई साहब, अगर आप कर लेंगे मजा आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें दिया है मीथेन इज कंपोज्ड ऑफ, बेटा इसके थोड़े डिफिकल्ट होने वाले हैं, तो थोड़ा अच्छे तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे ना, तो थोड़ा अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। पहला वाला जो है हमारा, उसका आंसर है, बताइए जरा, मीथेन इज कंपोज्ड ऑफ। मीथेन इज कंपोज्ड ऑफ यानी मीथेन किससे बना होता है? तो मीथेन जो होता है वो प्लेनर होता है, परमेल्डाइड होता है, इसके नाम याद रखने पड़ेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना, सी यानी कि रोम्बो रोम हेल्ड्राइड करके जो होता है, रोम्बो हेल्ड्राइड करके जो है ना उसका बना होता है। इसके अलावा द आइसोमेरिज्म फाउंड इन HCN एंड HNC, इन दोनों का आंसर आपको देना पड़ेगा। इसका आंसर है डी। क्या है इसका आंसर? डी। इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या होती है? कंडक्टिविटी, चालकता, ठीक है। इसके अलावा जो है बायो एनर्जी थ्योरी वाज प्रोपेंडेड बाय, तो इसका आंसर आएगा ए, ब्रेजिलियस। क्या होता है? ब्रेजिलियस होता है, ठीक है। इसके अलावा विच ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज फर्स्ट प्रोडक्ट इन द लेबोरेटरी। ये बहुत मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि लेबोरेटरी में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भाई साहब, उसको मोस्ट लगा लीजिए कि लेबोरेटरी प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था? तो बनाया गया था यूरिया। कौन सा बनाया गया था? यूरिया। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। इसके अलावा है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जो है इसको हम बोलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर दीजिएगा। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक योग क्या होते हैं? क्या मीथेन होता है, एसिटिलीन होता है, मिथाइल होता है, या फिर इसके अलावा जो है बेंजीन होता है? तो इसका आंसर आना चाहिए बेंजीन। क्या आना चाहिए? बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड या योग क्या होते हैं? बेंजीन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। IUPAC के जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले याद रख लेना। C2H5OH, अब पता है OH लगाया तो इसका मतलब क्या होगा? एल्कोहल होगा। अब मुझे बताओ एल्कोहल में ये कौन सा वाला एल्कोहल है ना? क्या एथाइल एल्कोहल है ना, एथिल एल्कोहल है, सॉरी एथेनॉइल है, मेथेनॉइल है, या मिथाइल एल्कोहल है?
जल्दी से इसका आंसर देंगे तो इसका आंसर मिलेगा आप लोगों को एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल है भैया, एथेनॉल है। द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, यानी कार्बनिक यौगिकों का मुख्य गुण क्या है? कार्बनिक कंपाउंड का मुख्य गुण क्या है? तो वे सहसंयोजी होते हैं। कैसे होते हैं? सहसंयोजी होते हैं। दे आर कोवैलेंट, दे आर कोवैलेंट। कैसे होते हैं? सहसंयोजी होते हैं, कोवैलेंट होते हैं। इसके अलावा द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, तो वो है सी। क्या है भैया? सी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ थोड़ा इस जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप लोगों को थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे, क्योंकि आप लोग इसको अभी यहाँ पे डाल दो। मैं बता रहा हूँ अभी हम क्या करने वाले हैं, नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे करने वाले हैं, है ना। इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो बेंजीन का होता है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें ये आंसर दिखाएगा ये वाला, लेकिन आपको ये वाला आंसर नहीं लगाना है, आपको ये वाला आंसर लगाना है। और एक बार आप क्या करेंगे? चेक भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सबसे बड़ी ब्रांच कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा सिमिलरिटी इज फाउंड इन द एवरी मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस जो सीरीज होती है, होमोलोगस जो सीरीज होती है उसमें मेंबर समान पाए जाते हैं। किस तरह की समानता इसके अंदर पाई जाती है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा जरा। इसका आंसर है सी। क्या है? सी। टिपिकल ग्रुप्स। कैसे होते हैं? टिपिकल ग्रुप्स होते हैं। टिपिकल ग्रुप्स को बोलते हैं खाद्य जो ग्रुप्स होते हैं वो वाले, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और आप लोगों को इनको याद रखना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे पहले जो है इसमें जो हमको वो दिए फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश में वो पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी पढ़ लेंगे। पहले हिंदी में पढ़ लीजिए, हिंदी वाले थोड़ा सहन नहीं कर पाते हैं, उनको जल्दी पढ़ती है, इसलिए देखो जरा। फ्रैक्टोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? तो होता है CH2O। क्या होता है? CH2O। इसके अलावा यह कार्बन से बने कंपाउंड की केमिस्ट्री स्टडी के तहत किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसमें किया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एरोमेटिक कंपाउंड वेंसन में जलाए जाते हैं, लो बनाते हैं। तो कैसी लो बनाते हैं? धुआं वाली लो बनाते हैं। कैसी बनाते हैं? है ना, स्मोकी जो लो होती है, इसमें धुआं उठता है, वो वाली। इसके अलावा ये वाला बाष्पघनत्व आणविक भार का होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। इसके अलावा देखो प्रतीकात्मक समूह कंपाउंड के गुणों को दिखाता है, रासायनिक गुणों को। किसको दिखाता है? रासायनिक गुणों को दिखाता है। बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है? तो बेटा मैंने बोला था ना, यहाँ पे क्या है? C6H6 आपको याद रखना है, ये वाला सही है, ठीक है। ये वाला ये याद रखना है। होलर ने प्रयोगशाला में कंपाउंड बनाया, तो ये दुनिया को पता है, यूरिया बनाया। यूरिया क्या बनाया? यूरिया। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में मौजूद नहीं होते, आयन। क्या नहीं होते? आयन नहीं होते। इसके अलावा एल्केन समूह का समान सूत्र क्या है? तो इसका समान सूत्र जो है वो होता है CnH2n, ये वाला, ठीक है। ये वेरी मोस्ट है ऑब्जेक्ट, ये ब्लेंडर लिंक्स कैसे हैं? वेरी वेरी मोस्ट हैं, एक बार देख के जाना है आपको, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है इस एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज का एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH2O, ठीक है। इसके अलावा इज द डन अंडर द केमिस्ट्री स्टडी द कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन, तो बायोकेमिस्ट्री, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड बनना वंसन जो होता है उसमें अगर जलाएं तो कैसी होता है? स्मोकी फ्लेम। कैसी राख के साथ जलते हैं? जिसमें धुआं उठता है। वेप्योर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट 1/2। इसके अलावा ये 1/2 होती है, ठीक है। इसके अलावा एक मिनट रुकना, ये हटा दो, ये गलत हो गया ना। एक मिनट भाई साहब, रबड़ का ये है, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, है ना, ये देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, तो ये C6H6, इसको याद रखना है भैया, C6H6 ही होता है ये, ठीक है। लेबोरेटरी वगैरह में याद रखना। ये ओलर ने क्रिएट किया कैविटी में, किसको? यूरिया को। किसको बनाया? यूरिया को बनाया। किसको बनाया? यूरिया को बनाया। किसको बनाया? यूरिया को बनाया, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप और कुछ चीजें इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत
आपको है नहीं, इसी में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम आगे 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 चलते हैं और आगे हम पहुंच जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आने वाला है, उसका नाम है 7 चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसके। हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स आप लोग निकालिए जरा। हाइड्रोकार्बन्स मतलब मैं निकाल लेता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग तो बस लिखते जाइए, सुनते जाइए, लिख नहीं रहे हो तो बार बार देखना बेटा, नहीं तो बाद में पछताओगे। ठीक है, पेपर से जैसे एनिमल के में पेपर में लौट के आए थे ना बच्चे, ऐसे ही आप लोग आओगे। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो इसमें इंपोर्टेंट है नहीं आप लोगों के लिए। ठीक है, कभी भी इसमें से क्वेश्चन आया नहीं। 2022 में एक क्वेश्चन आया है और 22 से हमारा पैटर्न मैच नहीं खाता, हमारा पैटर्न खाता है 23, 24 और 25 से मैच, इसलिए हम देखेंगे। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन को देखने को नहीं मिला, इसलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम है। यहाँ से जो है ना सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वगैरह क्वेश्चन जो है वो आएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी फिजिक्स की वीडियो क्वेश्चंस की। अब आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर 8 पे, चैप्टर नंबर 8 पे आ जाइए। 8 पे आइए जरा, 8 पे आइए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ माइक प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। प्रॉपर काम कर रहा है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है एल्कोहल फर्मेंटेशन एंड यूरिया। एल्कोहल फर्मेंटेशन एंड यूरिया जो है वो ये क्वेश्चन होने चैप्टर होने वाला है। अब इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन शायद मुझे लगता है इसमें से ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है ना। जैसे ये दिया है हमको प्रेजेंट इन बाइन, है ना, तो बताओ जरा कि बाइन में कौन सा प्रेजेंट होता है। अब अच्छी बात क्या है कि हमको पता है एल्कोहल प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आप देखोगे सबके पीछे OH लगा है, इसका मतलब अच्छी बात यह है कि सबके सब क्या है, एल्कोहल है। और एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल होता है, तो बाइन में होता है एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH। ठीक है, बाइन में मौजूद होता है C2H5OH। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फर्मेंटेशन प्रक्रिया है और कब कंप्लीट होती है, तो एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, प्रेजेंस इन एंजाइम्स में होती है। इसके अलावा फर्मेंटेशन के लिए सबसे अच्छा तापमान कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और इसकी बात अगर हम करें तो इसका आंसर आएगा C, 25 से 30 डिग्री जो होता है ये बढ़िया माना जाता है। इसके बाद सुटेबल पीएच वैल्यू ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के लिए बेस्ट पीएच वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन 12th में नहीं पीएटी के अंदर, इसलिए इसको याद रखना 6 से 7 जो होते हैं ना ये बढ़िया पीएच मानी जाती है। एंजाइम को स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, इसको लगा लो मोस्ट, इस बार आने की फुल संभावना है कि एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है भैया डाइस्टेज। क्या नाम है उसका, डाइस्टेज इसका नाम है। ईस्ट इज अ प्लांट सेल, इस कॉन्टेन एंजाइम, एंजाइम को रखता है अपने अंदर। इसके अलावा हाइड्रोक्सी है ना, जो भी है हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सी जो डेरिवेटिव्स कहलाते हैं ना, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड, तो मेरे हिसाब से इनको बोला जाना चाहिए एल्कोहल। क्या बोलना चाहिए, एल्कोहल बोलना चाहिए। एथिल अल्कोहल इज प्राइमरी सेकेंडरी किस टाइप का है, तो ये प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, द मेन कंपाउंड ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का मेन कंपाउंड क्या होता है, तो आप देखेंगे डी होता है, एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, गुड स्पिरिट इज, गुड स्पिरिट इज ये है मिथाइल इथाइल, कौन सा है बताइए जरा, गुड स्पिरिट क्या है। 10th क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है बेटा, है ना, इसका आंसर आएगा बी, मेथिल अल्कोहल। क्या होता है, मेथाइल अल्कोहल होता है, मिथाइल अल्कोहल। इसके अलावा व्हाट इज द, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर अल्कोहल, तो अगर कोई चीज प्योर होगी तो कितनी होगी, 100%। ठीक है, इसके अलावा देखो जरा इन द जो है एथिल अल्कोहल की विकृतीकरण में किसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है उसमें, अगर उसको विकृतीकृत करना हो, उसको खराब करना हो तो उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें मिलाते हैं भैया मेथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका उल्टा होता है मेथिल अल्कोहल। ठीक है, इसके अलावा एक आप याद रखेंगे ये वाला मेन कंपाउंड, नहीं कोई मतलब नहीं, अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन बियर, हाँ ये वाला याद कर लो, पूछ लेता है कभी कभार। द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन दी बियर, तो बियर के अंदर अल्कोहल कितना होता है, तो 3 से 5%, कितना होता है, 3 to 5% होता है। इसके अलावा प्रयोगशाला में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया यूरिया, ये पहले भी याद कर चुके हैं हम पहले वाले में। ठीक है, इसके अलावा इन व्हाट इज द यूरिया यूज्ड इन एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर करते हैं,
इसके अलावा एक्सप्लोरेशन एग्रीकल्चर में नहीं करते, उसको बस याद रखना, खेती में इसलिए करते हैं और प्रोडक्ट के रूप में करते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द यूरिया, तो 46.6%। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? 46.6%। भाई साहब वेरी मोस्ट है ये, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। जाइमीज ग्लूकोज को किस में बदलता है? जाइमीज ग्लूकोज को किस में बदलता है? तो इसका आंसर होगा बी, एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल में, ठीक है। इसके अलावा विच कलर ऑफ प्रोड्यूस इन द ब्यूरेट टेस्ट, है ना, तो ये आपको पता है पर्पल, बैंगनी कलर बनता है। इसके अलावा ईस्ट द्वारा जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड को सरल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन, किटवन के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? फर्मेंटेशन, चीजों को सरल करने की जो प्रोसेस होती है वो। इसके अलावा ये वाला, विच साइंटिस्ट फर्स्ट ऑप्टेनेड यूरिया फ्रॉम द यूरिन, देखो दो व्यक्ति हैं, एक है होलर और एक है रोले। तो रोले जो है, मतलब इसका आंसर जो है वो रोले, इसका आंसर क्या है? रोले, जिन्होंने फर्स्ट टाइम यूरिया को यूरिन में खोजा। और पहली बार लैब में बनाने वाले व्यक्ति का नाम था क्या? होलर। लैब में पहली बार बनाया था होलर ने, इसको रोले, इसका आंसर क्या होगा? रोले। यूरिन में किसके? रोले ने किया था। ये बेस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बाद अगर आपको कोई भी चीज जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसी से बन जाएंगे सब कुछ। इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ यहीं से आएगा। जैसे इसमें अगर आप देखना चाहें तो फर्मेंटेशन वगैरह है, आप लोग देख सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखो, वही के वही क्वेश्चन है, कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। जैसे इन्होंने दिया एंजाइम फर्मेंटेशन से स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, ऊपर पढ़ा था हमने डाइस्टेज, है ना। यह अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर बनता है यूरिया, ये तो डायरेक्टली याद रखना है यूरिया, इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे हम बाद में, आगे क्वेश्चन आंसर देखोगे ना वहां पे वो देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे चलते हैं। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा ये हो गया भैया, इंपोर्टेंट चैप्टर था, लेकिन काम इसमें हमारा बन गया। और एग्रीकल्चर में आपको मिलेगा ऑयल, फैट एंड सोप, इसके अंदर भी आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहे होंगे, तो इनको भी हम देखते हैं फटाफट, ठीक है। जल्दी, काफी टाइम हो चुका है हम लोगों को, और आप लोगों को बने रहना है, वीडियो में जाना नहीं है बेटा, जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाते हैं, पूरे के पूरे 20 के 20 चैप्टर खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक आप लोगों को जाना नहीं है, ठीक है। जैसे चलिए, इसे इसमें मैं आपको बताऊं तो मुझे नहीं लग रहा वेजिटेबल ऑयल, एक मिनट रुको, कोई क्वेश्चन पुराना नहीं, ये हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें फिट नहीं है, तो छोड़ो इनको। इस वाले चैप्टर को हम नहीं कर रहे हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन क्या याद करके जाना है? क्वेश्चन, कोई भी याद करवाए मत करना, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव, तो वो आपको बन जाएगा क्वेश्चन से, ठीक है। कहां से बन जाएगा? क्वेश्चन से बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आंसर याद करके जाना बस। जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम अगले चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। ये इंपोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बायोकेमिस्ट्री, है ना, एलिमेंट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और मुझे नहीं लगता कि इसमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे, चेक कर लेता हूं मैं एक बार, चैप्टर थोड़ा देख के मुझे पता चलता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री इंपोर्टेंट तो नहीं है बेटा, हल्का इंपोर्टेंट है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो हम इसको एक बार इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव हम क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। बाकी के नीचे वाले जो है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं, आ जाइए। आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लिपिड्स। तो लिपिड्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, प्रोटीन है, फैट है। तो ये फैट है, यानी कि बसा, क्या है? फैट है, बसा है, ठीक है। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, बायोकेमिस्ट्री इंपोर्टेंट है चैप्टर, है ना। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सनसाइन इन विटामिन, सनसाइन विटामिन के नाम से विटामिन डी, ठीक है। फ्रैक्टोज क्या होता है? तीसरा वाला देखिए, बी ना, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अगला देखो जरा, सोयाबीन इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोयाबीन से क्या मिलता है? हमको प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए क्यूज ऑफ, इसमें होगा नाइट ब्लाइंडनेस, क्या होता है? रातौंधी के नाम की जो बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, इसी गाजर खाने को बोला जाता है ना। इन अ प्लेस ऑफ शुगर आ डायबिटिक पेशेंट इज गिवन, अगर कोई बीमारी जिसको हो जाए, डायबिटीज जिसको होती है, चीनी की जगह डायबिटीज, इसको क्या देना चाहिए?
गुड़, सैकरीन, ना, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा सैकरीन। सैकरीन की छोटी छोटी गोलियां, ये नहीं हुआ सैकरीन, ये वाला है ना, छोटी छोटी गोलियां आती हैं, बहुत मीठी लगती हैं लेकिन शुगर फ्री होती हैं। घास के तिनके का मुख्य घटक क्या है? सेलुलोज। द मेन कंपाउंड ऑफ द ग्रास स्ट्रॉ, तो क्या है? सेलुलोज है इसका। आगे देखिए जरा, दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो सेलुलोज ही है, सही बात है, सेलुलोज है, हर जगह सेलुलोज होता है भैया। छोड़ो, इसके अलावा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बता रहा हूँ। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, इनको याद रखना, ठीक है। विटामिन सी इज फाउंड इन, है ना, स्पेंज जो है, आंवला, आंवला 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 आंवले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आंवले में। इसके अलावा ये वाला देखो, फैट इज, फैट क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, विटामिन है। इसका अपोजिट होना चाहिए मेरे ख्याल से 15 का जो अपने देखा था, लिपिड्स आंसर आना चाहिए, सी। सही है, सही है, सी लिपिड्स, ठीक है। इसके अलावा ब्यूटेरिक टेस्ट इज यूज्ड इन आइडेंटिफाई, किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है? तो इस 16 का पहला है, प्रोटीन के लिए किया जाता है और उधर यूरिया के लिए भी कर देते हैं ना। चलिए, मैन हो गया। फाउंड इन पल्स, पल्स में क्या पाया जाता है? पल्स में प्रोटीन होता है, पल्स में क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है। कॉटन सीड इज द फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी, कॉटन सीड, कपास के बीज में तो तेल होता है, उसमें क्या ज्यादा मात्रा में होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है उसके अंदर? उसके अंदर होता है डी मात्रा, यानी विटामिन ई। क्या होता है? विटामिन ई होता है। इसके अलावा द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेलुलोज, अब वो पता है, सी एच और ओ, तीन चीजें होती हैं, लेकिन कितनी कितनी मात्रा में होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका डी, C6H12O6। एक बार चेक कर लेना मेरे हिसाब से इसको, है ना, चेक कर लेना इसको, यहाँ पे डी दिखा रहा है कि आप चेक कर लेना इसको, सेलुलोज का जो है ना आणविक सूत्र क्या होता है, क्योंकि ग्लूकोज का होता है ना, वही दिखा रहा है। नहीं 10 है इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 है, तो हो सकता है सही हो, है ना, ये वाला होगा फिर, तो यही वाला होगा, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। अब देखिए, एंजाइम आर ऑफ अ नेचर, नेचर से कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। लिपिड्स इन वाटर नॉट सॉल्युबल, नॉट सॉल्युबल, है ना। इसके अलावा ये वाला देखो, विटामिन ए सॉल्युबल इन, तो मैं बता रहा हूँ विटामिन बी और सी जो है ये होते हैं वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। उसके अलावा विटामिन ए वगैरह होते हैं फैट सॉल्युबल, क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ स्टार्च तो आप लोगों को बताइए, C6H10O5 और लास्ट में N लगा हुआ है, ठीक है। अब हिंदी में आ जाइए, हिंदी में देखिए जरा, एंजाइम नेचर में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, है ना। पानी में लिपिड्स, पानी में लिपिड्स जो होता है ना, नॉट सॉल्युबल होता है, नहीं घुलता है, नहीं घुलता है। इसके अलावा देखिए जरा, प्रोटीन के नेचर क्या होता है? याद होगा, विटामिन ए घुलनशील है बसा में, इसमें बसा में। इसे स्टार्च के मॉलिक्यूलर फार्मूला को क्या बोल, कौन सा है? तो ये वाला है, ठीक है। आप देखना चाहें तो जो आंसर मैंने बताया वो आप मैच भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते जाएंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी कोई भी इम्पोर्टेंट है नहीं, मैंने पहले बोला था क्वेश्चन आंसर इसमें इम्पोर्टेंट है, ये वाले इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी के साथ मैं अगर बात करूं तो हमारा जो है बायोलॉजी, सॉरी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, दो चीजें जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट मैथ है और बायो है। तो बायो कुछ ही चैप्टर है, जैसे कि लास्ट के चैप्टर है, उनसे ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे, तो हम उनको देख लेते हैं। जब तक वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे पता है जोक वगैरह मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी बेटा मैं थका हुआ हूँ, और मुझे जैसे भी करके आप लोगों का सिलेबस जो है करवाना है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं, तो ये टाइम है हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर करना, ना कि आलतू फालतू की बातों के ऊपर करना। और मेरी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिले ही होगा कि अगर मैंने पढ़ाना चालू कर दिया तो मैं वीडियो में फालतू की बातें नहीं करता हूँ, बल्कि पढ़ाते ही रहता हूँ, है ना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाता हूँ। बीच बीच में ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिया फिर कुछ करने लगे, फिर कुछ करने लगे। ये सब लाइव जब हमारे पास टाइम होता है बहुत मजा आता है, लाइव क्लासें होती हैं। इसके अलावा हम जब वहां पे पढ़ रहे होते हैं ऑफलाइन में, तो बहुत मजा आता है ना। अभी हमारे पास टाइम नहीं है सबके लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए सीधा इधर, क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 11, जहाँ से बायो स्टार्ट होती है। और बायो से क्वेश्चन आंसर इस वाले में से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव हम चेक कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा है इसमें ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होंगे,
क्योंकि ऑब्जेक्टिव लाइक चैप्टर है नहीं, ये है क्वेश्चन लाइक चैप्टर, तो इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन यूज द मेजर ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो आपको पता है पोटोमीटर। पोटोमीटर तो बेटा चेंज करने में करते हैं, नहीं नहीं, ये होगा एक्सेनोमीटर, एक्सेनोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक आधी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बाकी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि 2024 में 3 नंबर का क्वेश्चन आया, लेकिन 2025 में वापस से 4 नंबर का क्वेश्चन आया, और इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव छोड़ दो, क्वेश्चन पे फोकस करो ज्यादा से ज्यादा। किस पे करेंगे, और क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। और अब हम बात कर रहे हैं बायो के नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है हमारा जल्दी आ जाओ, स्टडी ऑफ प्लांट फैमिली। उसमें से हम कुछ बॉटनिकल नेम वगैरह शायद आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, वो बॉटनिकल नेम पूछता है, कहां पर पूछता है बॉटनिकल नेम, वो बॉटनिकल नेम पूछता है हमसे वो उसमें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, सारी फैमिलीज के, वो इम्पोर्टेंट है। ये भाई साहब बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, छोड़ मत देना इसको ना। ये स्टडी ऑफ प्लांट फैमिलीज, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो, इसमें भी ऑब्जेक्टिव कोई मतलब के नहीं है बेटा, ऑब्जेक्टिव कोई मतलब के नहीं है, छोड़ो। देखो आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ कहाँ से लेके आते हैं, बेटा मैंने उस तरीके से इनको अरेंज कर रखा है कि मैं भूल जाऊँ कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़ाना और कहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाना है, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाना है, इसी तरीके से अरेंज कर रखा है, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बहुत एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, जहाँ से मैं छोड़वा रहा हूँ वहां से मत पढ़ना, कोई जरूरी नहीं है, फालतू बेच जाएगी मेहनत, इस टाइम में पढ़ने लायक नहीं है वो, पढ़ने के लिए अच्छा टाइम था आप लोगों का, पहले पढ़ लेते, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर के जाइए, अगला चैप्टर है हमारा, वो है माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी के बाद अगर 2 चैप्टर और देखोगे 14 और 15, उनसे बहुत ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, और माइक्रोबायोलॉजी जो है इसमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव, इसलिए इसके ऑब्जेक्टिव हम देख लेंगे, ठीक है। मैं अच्छे से अल्टी पल्टी मार के बैठ जाता हूँ, कमर दर्द करने लगी। देखिए जरा, वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स, भाई साहब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एड्स के लिए कौन सा वायरस जो है वो जिम्मेदार होता है। एडिनो वायरस होता है, एडिनो वायरस कौन सा होता है, एडिनो वायरस। आगे चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर आर, मतलब सूक्ष्म जीवों को कार्बनिक पदार्थों को बिगाड़ करते हैं, तो बताइए वो कौन से होते हैं, लैक्टोबैसिलस है ना, इसके अलावा वायरस, इसके अलावा सहबाल, इसके अलावा एक्टिनोमाइसेट्स, कौन से होते हैं जरा बताइए, जरा इसका आंसर आएगा डी, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है ना, एक्टिनोमाइसेट्स वगैरह जो होता है। इसके अलावा देखो, फ्रॉम विच फंगस इज जिबलिन हार्मोन्स ऑप्टिनेट, तो बेटा यहाँ पे क्या है, जिबलिन फोजिकुराई, जिबरीला नाइगर, जिबरीला फोजुकोना, और ये वाला जिबरीला फोजुकोराई, ठीक है। जिबलिन हार्मोन किस फंगस से बनाया जाता है, तो जिबरीला फोजुकोराई से बनाया जाता है। विच न्यूक्लिक एसिड आर वायरस मेड ऑफ, तो डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन, क्या सही बात है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये बात थोड़ी सही हो सकती है, एक बार चेक करते हैं, डी सही है, डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन, मतलब डीएनए या आरएनए और प्रोटीन, प्रोटीन तो रहता ही है, डीएनए और आरएनए में से कुछ एक हो सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये वाला ना, साइनोबैक्टीरिया ये वाला, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। द नेचर ऑफ वायरस, तो ये होते हैं नॉन लिविंग पार्टिकल्स, निर्जीव कण, ठीक है, पता है निर्जीव कण होता है वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में फायदेमंद होता है, एनाबीना, नॉस्टॉक, मुझे तो दोनों लग रहा है, एनाबीना एंड नॉस्टॉक दोनों लगाओ, दोनों ही होते हैं, मत देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट मोर प्रोटीन, इनमें से कौन में ज्यादा प्रोटीन होता है, तो आरडी वाले का आंसर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा सी, है ना, क्लोरेला, क्लोरेला करके होता है, और इसके अंदर जो है इसको साइंटिस्ट का खाना बोला जाता है, ये अंतरिक्ष में ले जाने के लिए यूज होता है। फंगस है, फंगस कैसा होता है बताइए जरा, फंगस कैसा होता है, फंगस होता है परजीवी यानी पैरासाइट्स, कैसा होता है, परजीवी होता है फंगस, फंगी आर पैरासाइट्स, तो होता है परजीवी होते हैं। एल्गी आर, एल्गी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एल्गी कैसे होते हैं, एल्गी होते हैं ऑटोट्रॉफिक, कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, सोगोसी। आगर आगर पदार्थ किस शैवाल से प्राप्त होता है, आगर आगर सब्सटेंस इज ऑब्टेनेड फ्रॉम विच एल्गी, आगर आगर किससे होता है जल्दी बताइए, 11वीं का आंसर ए,
ग्यारहवीं का क्या होता है, ए होता है ना। इसको बोलते हैं जिलेडियम एंड ग्लेसिरिया, ठीक है, ये वाला। Which algae is very useful in the destroying mosquitoes? कौन सा शैवाल मच्छरों को खत्म करने के लिए अच्छा होता है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सी, कौन सा है, सी इसको बोलते हैं प्रिजन, प्रिजन जो होता है ना, ये वाला। इसके अलावा देखो जरा, विच इंसानों में पैचिस किस वजह से फैलता है, विच गिव्स डेंसिटी इन द ह्यूमंस, पैचिस को डेंसिटी बोलते हैं, ये किस वजह से होता है बताइए जरा। 13 वाले का आंसर जल्दी फटाफट। ए, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। पोलियो इज क्यूज्ड बाय वायरस, ये आंसर सही है, वायरस। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, 15वें का आंसर बताइए जरा। डी, फफूंद से, फंगस से। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन, तो बेटा इसमें अगर मैं बात करूं ना तो स्ट्रेप्टोकोकस ही होगा अकेला, लैक्टी, क्योंकि इससे दही बनता है, बाकी सबसे हमारा दही निकल जाता है। चलो उन्होंने टाइफी बनाता है, ये बेब्रियो वायरस है ना, ये भी बीमारी फैलाता है, और माइक्रो जो बैक्टीरिया है ना, ये भी बीमारी फैलाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, छोड़ो ये वाला। हाँ, नेमेटोडा छोड़ दो, प्रोटोजोआ छोड़ दो। हाँ, साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड ईस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, बता दिया ना, रिपीटेड हो गया ये। इसके अलावा द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, तो डीएनए और आरएनए, इनमें से एक कोई। वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, या वाला, या डीएनए या आरएनए वाला लगाना, ठीक है। इसके अलावा दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी है, बिल्कुल भैया। इसके तीनों आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, दोनों सी वाले, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी, ये दोनों, ये वाला सी आंसर इसका जाएगा। पेनिसिलिन दवा प्राप्त होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेनिसिलिन किससे एक्टिवेट होती है, मैं एक बार देख लेता हूँ ना। 26 ए, फंगस पेनिसिलिन नोटेटम, इसके द्वारा होती है। फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटेटम, इसके द्वारा होती है। आगे आ जाइए भैया, जबरीला फॉस्फोरा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्या फ्रॉम कॉपरेट करता है, जबरीन। ये भी रिपीटेड हो गया, ऊपर बोला था मैंने वही वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ ये वाला कर लो, इसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सहवाल छोड़ दो। लेप्रेसी इज क्यूज्ड बाय, ये लेप्रेसी, कुष्ठ रोग किसके द्वारा फैलता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेप्रेसी। तो लेप्रेसी जो है बी, ऑप्शन आएगा बी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, इसके द्वारा। वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय, इसको किया था लेवेंस्की ने डिस्कवर, किसने किया था, लेवेंस्की ने, ठीक है। तो इस चैप्टर से आप लोग अगर इतना याद करते हैं तो फायदा बन जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट बन जाएगा। और आप लोग चाहें तो इसके जो है एक बार पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आपके पास जो भी है वो पढ़ जाना, लेकिन इसमें से भैया यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी देख सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी देख सकते हैं, सारी जगह देख सकते हैं, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से करके जाना है। चलिए आगे चलते हैं, और इसके अंदर हम देखेंगे ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस इज अ डिजीज क्यूज्ड बाय वायरस, तो बात बिल्कुल क्या है, सही है। एक्टिनोमाइसिट डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल इज, ये भी बिल्कुल सही बात है। लैक्टोबैसिलस लैक्टी इज बेनिफिशियल इन अ लेदर इंडस्ट्री, ये बात बिल्कुल, लैक्टोबैसिलस लेदर इंडस्ट्री नहीं, ये मिल्क इंडस्ट्री में, ठीक है। द रेड सी अपीयर्स रेड ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया, यानी कि एल्गी के द्वारा, तो बिल्कुल सही बात है, एल्गी की वजह से कैसा दिखता है, लाल दिखता है। क्लोरोला इज द डिजीज क्यूज्ड बाय द बैक्टीरिया, क्या क्लोरोला जो है वो डिजीज है, वो क्यूज होता है बैक्टीरिया के द्वारा, ये बात कैसी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। 5वें का आंसर मैं लगा देता हूँ भाई साहब, क्या आप लोगों को लिए ट्रू। इसके बाद लेप्रेसी इज द डिजीज क्यूज्ड बाय द वायरस, तो लेप्रेसी है वो क्यूज होता है वायरस के द्वारा, क्या कुष्ठ रोग वायरस के द्वारा फैलता है, ये गलत बात है। इसके अलावा वायरस आर यूज्ड इन द मेकिंग कर्ड, नहीं, बैक्टीरिया। पोलियो डिजीज इज द चिल्ड्रंस इज क्यूज्ड बाय वायरस, पोलियो वायरस के द्वारा होता है, 8वां वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नवा देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी बैक्टीरिया
बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द डेयरी इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बात है। नेमाटोडास इंडस्ट्री में अमाउंट ऑफ द मिनरल सेल्ट इन द सॉइल, 10 वाला भी क्या सही है ना। इसके अलावा जो है मेलेसिस इज द डिजीज क्यूज्ड बाय द बैक्टीरिया, तो ये जो बात है जो है गलत है। इसके अलावा इसको फॉल्स करेंगे, क्या करेंगे फॉल्स। इसके अलावा द फंगी ओनली हैज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गलत 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 बात। ट्यूबरक्लोसिस वायरस में होने वाली बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस सही बात है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वायरस से होने वाली बीमारी है, सही बात है। एक्टिनोमाइसिटीज मिट्टी के ऑर्गेनिक पदार्थ के डिकम्पोज करता है, तो एक्टिनो जो है वो कंपोज करता है क्या, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस लैक्टी लेदर इंडस्ट्री में फायदेमंद है, गलत बात है, ये डेयरी इंडस्ट्री में फायदेमंद है। साइनोबैक्टीरिया के कारण लाल सा लाल दिखता है, सही बात है। हैजा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, एक बार चेक करना पड़ेगा। हैजा पांचवा में भूल गया ना, पांचवा वाला सही है बेटा, हैजा बैक्टीरिया से होती है। कुष्ठ रोग वायरस से होने वाली बीमारी है, ये भी मुझे लग रहा है बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कुष्ठ रोग स्किन डिजीज है इसलिए। दही बनने में वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, गलत बात है, बैक्टीरिया का यूज करते हैं। बच्चों में पोलियो की बीमारी वायरस से होती है, सही बात है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी बैक्टीरिया डिजेनेरेशन में उपयोगी है, सही बात है। नेमाटोडास मिट्टी में मिनरल सॉल्ट्स की मात्रा बढ़ाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। खसरा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो ये बात कैसी है, गलत है। और फंगस में सिर्फ सेलुलोज रिप्रोडक्शन होता है, ये बात भी गलत है। चलिए बस, इसके अलावा वो कुछ भी याद नहीं करना है, छोड़ो छोड़ दो, सब छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये वाली जोड़ियां कर लेते हैं। सेलुलोज, सेलुलोज हिंदी इंग्लिश की बात थी ना, सेलुलोज होता है वो डी अला देंगे, डी सहबाल पहला, छोड़ो इनको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ अब हो गया हमारा काम, चलिए ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसकी भी ऑब्जेक्टिव याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके भी क्या करने पड़ेंगे हमको, इसके भी ऑब्जेक्टिव याद करने पड़ सकते हैं। इसमें हम लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम कम ही देखेंगे, कोई मतलब नहीं लग रहा है जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग में, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे हमको दिया है क्रोमोसोम में आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो डीएनए, डीएनए होता है, याद रखना। इसके अलावा मेंडल चूज द प्लांट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, तो पी है ना, मटर का पौधा चेक किया है ना। विच लॉ ऑफ मेंडल इज कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जाइमेट्स, तो लॉ ऑफ जो है ना, मेंडल ने किस नियम को, युग्मकों की शुद्धता का नियम किया, तो जो है पृथक्करण का जो नियम था, अब वो वाला इसका था ना, वो वाला सही है। जैसे थर्ड वाले को चेक करता हूँ, थर्ड का आंसर जाएगा सी, पृथक्करण का नियम बोला था, पृथक्करण यानी लॉ ऑफ सिग्रेशन जो था ना, वो सही है। द बेनिफिशियल एक्सप्रेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं, यानी संकरण की लाभकारी प्रभाव क्या है, तो इससे उत्परिवर्तन, जीनोटाइप, ऊतक संवर्धन, संकर ऊर्ज है, हाइब्रिड वेगोर। The process of sexual combining male and female gametes is called, ये हाइब्रिडाइजेशन, क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों के अध्ययन कितनी विधियों का यूज किया था, F2 and 3 तक, डी सी। आगे देखेंगे जरा, हाउ मेनी, हाँ ये देखो, हाउ मेनी कंट्राडिक्टरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन द पी प्लांट, तो 7, कितने हैं, 7 हैं। इसके अलावा द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटीज, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स स्टडी ऑफ क्लेन्स प्लांट, जो न्यू वेराइटी प्रोड्यूस नई किस्म पैदा करने का उद्देश्य क्या है, पादा प्रजनन है ना, कुलों का अध्ययन, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं लग रहा है। 10th वाले को देखना पड़ेगा ना, पूरा डाउटफुल लग रहा है। 10th वाले का जो है वो ये है, प्लांट ब्रीडिंग,
प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य है। वैसे मेरे अंदर न्यू वैरायटी को डेवलप करने का मन होना चाहिए प्लांट प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ जेनेटिक ट्रेड्स, ये मोस्ट है जीन लगा देना है। क्या लगा देना? जीन। अनुवांशिक लक्षणों की इकाई क्या है? जीन है। ठीक है। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ना वो कहां पर है? दिल्ली के अंदर ये सेंटर बना हुआ है। इसके अलावा ना ये वाला देखो, द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज कॉल्ड, जो पेरेंट्स और माता पिता के और बच्चों के बीच में अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन लगा दो, फिर बाद में चेक करेंगे लगाने के बाद अपन सही है गलत है। अपन बिल्कुल सही है। द फादर ऑफ जेनेटिक्स, भाई साहब रग रग में बसे हुए मेंडल साहब। ठीक है। द रेशियो ऑफ लॉ ऑफ सिग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 वाला इस पे लगा के जाना। ये है 3:1, क्योंकि अभी एनिमल में क्वेश्चन आया था जिसमें हमसे पूछा था जो पिग होता है उसके राशन का रेशियो पूछा था, तो बहुत सारे लोग 3:1 लगा के आए क्योंकि उनको लॉ ऑफ सिग्रेशन याद होगा, है ना। तो याद रखना इस बात को। ठीक है। इसके अलावा आप इसमें कुछ भी याद नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसको, क्योंकि इंपोर्टेंट था नहीं, फिर भी मैंने करवा दिया आप लोगों को, ये अच्छी बात है। चलिए अब आ जाइए सीधा का सीधा, आप लोग सीधे के सीधे आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है चैप्टर नंबर 15, और इसमें भी साथ जोड़ियां याद करनी पड़ेंगी भाई साहब। इसी के साथ बायोलॉजी खत्म हो जाएगी और फिर हम चलेंगे मैथ्स के ऊपर। भाई साहब मैथ्स में आप लोग बहुत थक जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैथ्स की एक स्पेशल वीडियो है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स जो एक ऐसा चैप्टर है उसमें ऑब्जेक्टिव और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सबके सब हम एक साथ ही सॉल्व करें, उनको एक ही वीडियो के अंदर सॉल्व करें। ज्यादा हम उसमें इसके साथ जोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, ये थोड़ा मुझे लग रहा है। ये हमारे पास है इंसेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में भाई साहब ऑब्जेक्टिव के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो इस चैप्टर को तो हम पूरा अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 15 इंसेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इंसेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें दिया है सिल्क वॉर्म रेयर इज कॉल्ड, रेशम के कीड़े को पालना जो करता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। और एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन होता है। हॉर्टिकल्चर ये होता है बागवानी होती है जिसमें हम फल सब्जियों की खेती करते हैं। ठीक है, याद रखना इन चीजों को। Which of the following animal does not have the reproductory organs? इनमें से किस में reproductive organs नहीं पाए जाते? या रिप्रोडक्टरी मतलब रेस्पिरेटरी, सॉरी रिप्रोडक्टिव नहीं, गलत हो गया पड़ा, है ना, क्योंकि वो लगा मुझे रिप्रोडक्टिव होगा लगता है, ये रेस्पिरेटरी है, यानी श्वसन अंग नहीं होते हैं। तो किसमें श्वसन अंग नहीं होते हैं? इसका आंसर जल्दी से मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर, और सबको पता होना चाहिए इसका आंसर, तो सबको पता होना ही चाहिए, वो है केंचुआ, अर्थवॉर्म। कौन है? केंचुआ। देखिए द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर इज कॉल्ड, तो वो है अर्थवॉर्म। केंचुआ को फार्मर फ्रेंड्स बोलते हैं। इसके अलावा फॉर्म विच इंसेक्ट इज द ट्रेड फ्रॉम द हैविंग क्लॉथ्स, है ना, ऑप्टनेट, तो क्लॉथ्स ऑप्टनेट करने के लिए सिल्क रेशम को पाला जाता है। द कंट्री विच प्रोड्यूस द मोस्ट लैक इज, सबसे ज्यादा लाख का प्रोडक्शन उत्पादन करने वाले जो होते हैं वो डी यानी कि इंडिया होता है। आप लोगों को याद है शकुनी मामा ने लाख का पूरा घर बनवा दिया था जिसमें उन्होंने पांडवों को जलाने के लिए साजिश रखी थी, इसको बोला था लाक्षागृह, तो लाख का बना हुआ था। तो कितनी लाख इंडिया में होती है पुराने जमाने से कि इतने घर तक बन जाने लाख के, सोचो। एपीकल्चर इज रिलेटेड टू, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बी मधुमक्खी से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल इंसेक्ट? टर्माइट। कौन होता है? टर्माइट जो है वो सोशल इंसेक्ट होती है। सोशल इंसेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि भैया इसमें जो है क्वीन होती है, किंग होते हैं, क्वीन होती है, किंग तो नहीं होते हैं, अलग ही नेचर में हमेशा क्वीन होती है, किंग का कोई लॉ नहीं है। किंग जो है इंसानों की बनाई हुई फालतू की चीज है, नहीं तो नेचर में हमेशा क्वीन ही है। अब मधुमक्खी को देखिए उसमें भी क्वीन है, और जो टर्माइट होती है उसमें भी क्वीन होती है, यानी गर्ल्स हमेशा पावर में रहती है। ठीक है, आगे देखिए विच इंसेक्ट इज, है ना, एक्सट्रीमली हार्मफुल टू क्रॉप्स, कौन सा कीड़ा फसल के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है? तो याद है टिड्डी, के भूल गए, अभी कुछ साल पहले इसका प्रकोप आया था, है ना। ग्रास हॉपर भाई साहब निपटा देती है। ग्रास हॉपर इज द मेंबर ऑफ विच फाइलम? तो ऑर्थोपोडा। याद रखना अकेला अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को याद रखना, अर्थवॉर्म जो होता है वो एनिलिडा में आता है। उसके अलावा कोई सा भी कीड़ा आपसे पूछे भी कौन से कुल का, कौन से फाइलम का सदस्य है, तो हमेशा लगाना है ऑर्थोपोडा।
कौन सा लगाना है? ऑर्थोपोडा। अकेला केंचुआ जो है, अर्थवॉर्म जो है वो एनिलिडा में आएगा, बाकी सारे के सारे कीड़े किसमें आएंगे? ऑर्थोपोडा में आएंगे, इसको याद रखना। हु डिलीवर्स O2 इनटू द कॉकरोच टिश्यू, मतलब कॉकरोच के टिश्यू में O2 कौन पहुंचाता है? ट्रैकी। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 10, बाकी यही है, ट्रैकी। द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ कॉकरोच इज, कॉकरोच की लार में मौजूद एंजाइम का नाम क्या है? तो इसका नाम है डी, इसका नाम डी है, मतलब एमाइलेज, है ना। बाइसेक्सुअल एनिमल है, तो अर्थवॉर्म, केंचुआ बाइसेक्सुअल है। अर्थवॉर्म इज अ मेंबर ऑफ एनालिडा, किसका है? एनालिडा का, मैं पहले बोल चुका हूं। Which of the following insect has the ability of digest cellulose? कहाँ गए? टर्माइट। लकड़ी खाती है, सेलुलोज ही बताइए। आपको क्या लगता है जो लकड़ी खाएगा वो सेलुलोज खाएगा? सीधी सी बात है। द फंक्शन ऑफ द अर्थवॉर्म, है ना, ट्रांसमीटर इज, केंचुआ का ट्रांसमीटर क्या कार्य करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा नया क्वेश्चन आने की कोशिश रहेगी, तो इसमें ये आंसर आ सकता है। इसका आंसर है सी, भोजन का को पीसना, है ना, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। इसके अलावा द मेन फंक्शन ऑफ, है ना, ये होता है वो क्लेट्रिग्लम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्लेट्रिग्लम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? जल्दी बताइए जरा। 60 का आंसर भी सी जा रहा है। क्या जा रहा है? सी, कुकुन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कुकुन। ठीक है, आगे चलिए। द मेन फंक्शन ऑफ द क्वीन बी, तो ये देती है एग, है ना, अंडे देने का काम इसका, एग देना होता है इसको। द साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी, बेटा इसका नाम है, बताइए जरा, एपिस इंडिका। इसका नाम क्या है? एपिस इंडिका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ टर्माइट। ए, सेलुलोज। क्या पूछ लिया हमने? ये था, अच्छा इधर थे हम। फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल इज टर्माइट, तो टर्माइट में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो टाइबिनोफी नीम्फा के नाम से जानी जाती है, इसको याद रखना है यार, बोलता ही नहीं है, अजीब सा है। सिल्क थ्रेड इज मेड ऑफ सेलुलोज, फैट, नहीं, सेलुलोज और सेलुलोज ही बनाएगा ये, रेशम का धागा बना होता है सेलुलोज का। अच्छा, ये द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवॉर्म, पेरिथुमा पोस्टुमा, पेरिथुमा पोस्टुमा। हनी बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, है ना, फ्रॉम बी, हनी से, हनी बी से होती है यार, मक्खियों से, मधुमक्खियों से। लेग इंसेक्ट इज द मेंबर ऑफ विच फाइलम, किसी का भी इंसेक्ट हो सबके सब ऑर्थोपोडा में आएंगे, पहले ही बोल चुका हूं, है ना। व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑक्योर इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? तो अर्थवॉर्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो आप लोग देखेंगे, वो देखेंगे ए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन होता है। राइट एंड आंट इज, व्हाइट एंट इज द कॉल्ड, तो ये टर्माइट है, दीमक। यूज इन द मेकिंग टेनिस एंड बैडमिंटन कार्ड, टेनिस और बैडमिंटन कार्ड बनाए जाते हैं, तो टर्माइट वाली जो होती है ना उसके अंदर, दीमक की मिट्टी, टर्माइट वॉवी सॉइल। इसके अलावा द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ये इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। कोकोन इज फॉर्मेड बाय अर्थवॉर्म, कौन करता है? अर्थवॉर्म करता है। कौन करता है? एक बार चेक करिए, अर्थवॉर्म ही करता है। ठीक है बेटा, ऐसे याद रखना है आप लोग। हेक्सापोडा मींस, हेक्सापोडा का क्या मतलब होता है? इस बात को भी आंसर देना है, वो है सी। हेक्सापोडा का मतलब होता है वन हु हैज 6 लेग, जिसके 6 पैर होते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ लेग इंसेक्ट इज, लाख इंसेक्ट का होता है लेसिफर लक्खा। ठीक है, ये आप लोगों के हो गए क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब आप लोगों से मैं बोलता हूं भैया कि आप लोग को जो मैंने बताया है वो अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोग को भले मैंने आपको भले लिंक्स ना बताया हूं, मैंने आपको डायरेक्टली बताया हूं, आप लोग इनको अच्छे से पढ़ के जाइए, बस गारंटी है कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव यानी कि जो ओटी होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा सही जाएंगी। मैं चाह रहा था कि मैं इसमें मैथ को भी कंप्लीट कराऊं,
लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो गया पढ़ाते पढ़ाते। मैं चाह रहा हूँ कि मैथ की स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँ, इसमें 5 के 5 चैप्टर ओटी सहित क्वेश्चन भी आए, ओटी भी आए, सब का सब मैथ उसी के अंदर कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हो गए। और बेटा इसकी वीडियो आप वो वाली देखिए जो मैंने बना दी है, कोई मतलब नहीं है दूसरे टीचरों की वीडियो देखना, देख लीजिए आप अपर जाएंगे, मन भर जाएगा आप लोगों का, फिर वापस नहीं आना। उसके बाद आपको ये पता चलेगा पेपर में। केमिस्ट्री मैंने इतने अच्छे से करवाई है, मजा आ जाएगा। फिजिक्स का मैंने अभी वीडियो डाला है, बायोलॉजी का वीडियो 2 पार्ट में डाल रखा है। पढ़िए, मोस्ट क्वेश्चन है बाबूजी, पढ़िए, दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाइए। ये 3 वीडियो, इसके अलावा मैथ्स का मैं एक वीडियो ला के दूंगा, ऑब्जेक्टिव ये है और पेपर सोल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, बाकी आप जैसा अच्छा समझें, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।